हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से आप लोगों के लिए जिम कॉर्बेट साहब की एक और कहानी लेकर। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉर्बेट के साथी मोती के बारे में बताया था। वही मोती जो छोटी सी उम्र में अनाथ हो गया था। जैसे तैसे उसने अपने भाई बहनों को पाला और जब उसकी शादी हुई तो उसके 3 बच्चे हुए, 2 लड़के और 1 लड़की, जिनमें से पुनवा सबसे बड़ा था और कुंती मझली थी और शेर सिंह सबसे छोटा लड़का। ये कहानी मोती के इसी सबसे छोटे लड़के के बारे में है। मोती की मौत के बाद मोती की विधवा यानी कि पुनवा की माँ ने बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया। हालांकि मोती की मौत के समय पुनवा की माँ की उम्र दोबारा शादी करने लायक तो थी, लेकिन उसने अपनी जात बिरादरी के उसूलों की वजह से दोबारा शादी नहीं की और बहादुरी से वक्त का सामना करने लगी। उसने अपनी सभी जिम्मेदारियों को किसी मर्द से भी ज़्यादा बेहतर ढंग से निभाया और इस कठिन समय में उसका साथ उसके बच्चों ने भी पूरे मन से दिया। उसके बच्चे छोटे होने के बावजूद अपनी पूरी काबिलियत से उसकी मदद करते रहे। उसके 3 बच्चों में सबसे बड़ा पुनवा अब 12 साल का था, जो पड़ोसियों की मदद से जुताई बटाई और खेत के दूसरे काम संभाल लेता था। उससे छोटी लड़की कुंती 10 साल की थी और उसकी शादी हो चुकी थी। शादी होने के 5 साल बाद कुंती का गौना हुआ। तब तक वो घर के सभी कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। पुनवा की माँ को अपने और अपने बच्चों के कपड़ों का बहुत ध्यान रहता था। कपड़े भले ही कितने पुराने क्यों ना हो, उसमें कितने ही छेदों को ढकने के लिए टाके ना लगाए गए, लेकिन उन कपड़ों का साफ होना एकदम जरूरी था। मोती का सबसे छोटा लड़का शेर सिंह 8 साल का था, जो सवेरे पाँव फटने पर अपनी आंख खोलने के बाद से ही रात का खाना खाकर सोने के लिए आंख बंद करने तक दिन भर वो सभी काम करता था जो एक लड़का कर सकता था। खेत की जुताई में वो अपने बड़े भाई का हाथ भी बटाता था, लेकिन उसके अंदर अभी तक हल को घुमाने लायक ताकत नहीं आई थी। शेर सिंह को दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। वो पूरे गांव का सबसे खुश रहने वाला लड़का था। जब वो दिखाई नहीं देता था तब वो सुनाई देता था। उसे गाने का बहुत शौक था। हर सुबह दूध दोहने के बाद वो गायों को खूंटे से खोलकर बाहर लाता था और दीवार में बने छोटे से दरवाजे से उन्हें बाहर कर देता था। इसके बाद वो गौशाला की साफ सफाई में जुट जाता था। तब तक सुबह के खाने का वक्त हो जाता था। सुबह के खाने में ताज़ी गरम रोटियां और दाल होती थी। नाश्ता करने के बाद कुछ और छोटे मोटे काम निपटाने के बाद शेर सिंह का अपने दिन का असली काम शुरू हो जाता था। ये काम था अपने मवेशियों को जंगल में चराना, उन्हें भटकने से रोकना, तेंदुए और बाघों से उनकी हिफाजत करना। इन्हीं मवेशियों में उसका एक छोटा सा सांड था जिसका नाम उसने लालू रखा था। जंगल में बाकी सारे मवेशी शेर सिंह के आगे चल रहे होते थे, लेकिन लालू शेर सिंह के पीछे पीछे चलता था। लालू ठगना सा सांड था और बड़े होने पर उसका जुताई वाला बैल बनना निश्चित था। लेकिन ये बात उस समय की है जब लालू एकदम आज़ाद था और उसे शेर सिंह का दूध भाई होने का गर्व था। आखिर शेर सिंह ने भी लालू की माँ का दूध पिया था। शेर सिंह ने अपने बैल का नाम लालू रखा था, हालांकि वो स्लेटी और भूरे कलर का था। जब इंसान और जानवर एक जैसे हालात में लंबे वक्त तक एक दूसरे से गहराई से जुड़े रहते हैं तो रोजाना ही एक जैसे खतरों से दो चार होते हैं। ऐसे में वो एक दूसरे में हिम्मत और भरोसा पैदा कर देते हैं, जो एक में होता है और दूसरे में नहीं। शेर सिंह के बाप और दादा के लिए ये जंगल घर के समान था और इस नाते शेर सिंह को भी किसी भी जंगली जानवर से डर नहीं लगता था। इसका नतीजा ये, शेर सिंह के मवेशी वहाँ चरते थे जहाँ जाने में दूसरे लोगों को डर लगता था। शेर सिंह को इस बात का गुरूर था कि उसके मवेशी जंगल में कहीं भी चरते हैं और उसके मवेशी गांव के दूसरे मवेशियों से ज़्यादा अच्छी हालत में थे। और अभी तक
शेर सिंह का एक भी मवेशी कभी भी बाघ या तेंदुए का शिकार नहीं बना था। सर्दियों की एक शाम को जिम कॉर्बेट एक ऐसी जगह पर खड़े थे जहां से घाटी का बहुत शानदार नज़ारा दिख रहा था। दरअसल वो वहाँ मांस के लिए शिकार पर आए थे। उनके पास अपनी राइफल भी थी। उन्होंने देखा उनसे कुछ दूरी पर घास के झुरमुट में कुछ हलचल हुई। कुछ देर तक वो नज़र टिकाकर वहीं पर देखते रहे। तब उन्हें समझ में आया कि ये कोई शाकाहारी जानवर है जो वहीं घास चर रहा है। इस जानवर का रंग सांभर के मुकाबले काफ़ी हल्का और शरीर काकड़ के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। जिम कॉर्बेट उस जानवर का पीछा करने चल पड़े। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तभी उन्हें घाटी से कुछ 100 गज नीचे से एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। जिस जानवर का जिम कॉर्बेट शिकार करना चाह रहे थे उसने भी बाघ की आवाज़ सुनी और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया तो जिम कॉर्बेट ये देखकर हैरान रह गए कि वो जानवर तो लालू ही था। अपने सिर को एक खास अंदाज में उठाए और पत्थर की मूरत बना लालू बगैर हिले डुले बाघ की आवाज़ सुन रहा था। और जब बाघ की आवाज़ आना बंद हो गई तब वो दोबारा अपने चराई में मगन हो गई। जिम कॉर्बेट जिसे हिरण समझ रहे थे वो तो शेर सिंह का बैल निकला। जिम कॉर्बेट के मन में ये विचार आया कि लालू को यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सरकारी रिजर्व फॉरेस्ट में पालतू मवेशियों की चराई पर पूरी पाबंदी होती थी। इसके अलावा यहाँ लालू की जान को बाघ से खतरा भी था। जिम कॉर्बेट ने लालू को नाम से बुलाया। अपना नाम सुनकर लालू ने गर्दन उठाकर कॉर्बेट की तरफ देखा और कुछ ही देर बाद लालू खड़ी चढ़ाई चढ़कर जिम कॉर्बेट के पास आ गई। उसके बाद वो दोनों साथ साथ गांव लौट आए। जिम कॉर्बेट शेर सिंह को डांटना चाहते थे। उस वक्त शेर सिंह झोपड़ी में गायों को बांध रहा था। जब जिम कॉर्बेट ने उससे बताया कि वो लालू को कहाँ से लेकर आए हैं, ये बात सुनकर शेर सिंह हंसने लगा और बोला, इसकी फिक्र आप ना किया करें साहब, फॉरेस्ट गार्ड मेरा दोस्त है और वो कभी भी मेरे लालू को जब्त नहीं करेगा। और जहाँ तक बाघ का सवाल है तो उससे लालू अकेले ही निपट लेगा। इस वाक्य के कुछ दिनों की बात है। कुमाऊं के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अपनी पत्नी के साथ दौरे पर कालाडूंगी आकर जिम कॉर्बेट के पास रुके हुए थे। वो अपनी पत्नी के साथ मोटर कार से पहले ही आ गए थे और जब उनके कैंप का सामान ढोने वाले ऊँटों का काफिला नदी के पुल की तरफ से जंगल की सड़क पर आ रहा था, तभी देखते देखते एक बाघ ने सड़क पर ही एक गाय को अपना शिकार बना दिया। यह नज़ारा काफिले के साथ चलने वाले प्रत्येक आदमी ने अपनी आंखों से देखा। काफिले के और नज़दीक आने पर साथ चल रहे आदमियों के चिल्लाने पर बाघ ने गाय को सड़क के बीचों बीच छोड़ दिया और जंगल में गायब हो गया। उसी दिन स्मिथी दंपति जिम कॉर्बेट के घर के सामने बरामदे में बैठे सवेरे की कॉफ़ी पी रहे थे। तभी उन ऊँट वालों ने बाघ द्वारा गाय के मारे जाने की खबर दी। मिसेज स्मिथी की बड़ी इच्छा थी कि वे बाघ का शिकार करें, इसलिए उन्होंने जिम कॉर्बेट से कहा कि उन्हें इस बाघ का शिकार करना है। जिम कॉर्बेट उनके 2 आदमियों को साथ लेकर मचान बांधने चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि बाघ गाय की लाश पर लौट आया था और वो गाय की लाश को 20 गज घसीटकर जंगल में लेकर चला गया था। जब गाय की लाश के पास मचान तैयार हो गया तब जिम कॉर्बेट ने मिसेज स्मिथीज को बुलावा भेजा और उन्हें मचान पर बैठाने के बाद जिम कॉर्बेट ने एक फॉरेस्ट गार्ड को उनके साथ बैठा दिया और खुद मचान को छोड़कर सड़क के किनारे एक दूसरे पेड़ पर जा बैठे। दरअसल जिम कॉर्बेट को इन दोनों फोटोग्राफी का शौक चढ़ा था। वो यहाँ से पेड़ पर बैठकर बाघ की फ़ोटो खींचना चाहते थे। शाम के 4 बजे थे और उन्हें इस पोजीशन में बैठे आधा घंटा गुजर चुका था। जिस दिशा से उन्हें बाघ के आने का अंदाज़ा था, उस दिशा से एक काकड़ की आवाज़ उन लोगों को सुनाई देने लगी। इसका मतलब बाघ अपनी जगह से चल पड़ा था। जिम कॉर्बेट और बाकी के लोग एकदम रोमांच में एक एक पल को गिन रहे थे। जब उन्हें बाघ दिखाई दे तभी सड़क पर एक जानवर बाहर आया। जिम कॉर्बेट और सभी लोग एकदम रोमांच में एक एक पल को गिन रहे थे कि कब उन्हें बाघ दिखाई पड़ेगा। तभी
सड़क पर एक जानवर बाहर आया। अरे ये क्या, ये जानवर बाघ तो नहीं है, ये तो वही ठिगना सांड लालू था। जहाँ पर बाघ ने गाय को मारा था वहाँ पर पहुँचकर लालू रुक गया और उसने बड़े ध्यान से वहाँ की ज़मीन को सूंघा। वहाँ बने खून के कुंड को सूखने के बाद वो फिर घूमकर सड़क के किनारे किनारे चलने लगा और अपना सिर ऊंचा उठाकर गर्दन आगे करते हुए उस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ बाघ गाय को घसीटकर ले गया था। जब उसे वो मारी गई गाय की लाश दिखाई दी तब वो गाय के चारों तरफ घूमा और गुस्से में ज़मीन को अपने खुरों से झटकने लगा। लालू की वजह से अब शायद बाघ यहाँ पर ना लौटे। जिम कॉर्बेट ने अपने कैमरे को पेड़ की एक डाल पर बांध दिया और लालू को वहाँ से भगाने के लिए पेड़ से नीचे उतर। लालू शिकार में खलल डाल रहा था। कॉर्बेट ने लालू को खदेड़कर गांव की सीमा के भीतर कर दिया और वापस उसी पेड़ पर जाकर बैठ गए। अभी वो उसी पेड़ पर दोबारा आकर बैठे ही थे कि तभी लालू फिर से वहीं वापस आ गया। इस बार मिसेज स्मिथीज ने उस फॉरेस्ट गार्ड को लालू को भगाने के लिए भेजा। उस फॉरेस्ट गार्ड ने भी लालू को पहले से ज़्यादा दूर तक खदेड़ दिया। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड वापस मचान पर आ गए। उसे मचान पर बैठे कुछ ही देर हुई थी कि तभी सामने की झाड़ियों के कुछ गज पीछे जंगली मुर्गों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। जिम कॉर्बेट ने अपना कैमरा तैयार कर लिया और उन्होंने मिसेज स्मिथीज की तरफ देखा तो पाया कि उन्होंने भी अपनी राइफल तैयार कर ली थी। लेकिन ठीक इसी वक्त लालू तीसरी बार वहाँ पर आ गया। इस बार लालू गाय तक आया और बाघ की गंध सूंघकर लालू ने अपना सिर झुकाया और जोर की आवाज़ करते हुए झाड़ियों पर हमला बोल दिया। बाघ उसी झाड़ी में था। 3 बार उसने उस झाड़ी पर हमला किया। हर हमले के बाद वो वापस वहीं आ जाता था जहाँ से दौड़कर वो हमला बोलता था। कॉर्बेट कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बार भैंसों को बाघ और तेंदुए को खदेड़ते हुए देखा है और गायों को भी तेंदुओं को खदेड़ते हुए देखा है, लेकिन हिमालयन भालू को छोड़कर किसी दूसरे जानवर, वो भी एक ठिगने से सांड को अकेले ऐसा करते हुए उन्होंने पहली बार देखा था। लालू में हिम्मत तो बहुत थी, लेकिन बाघ के सामने वो कहाँ टिक पाता। अब धीरे धीरे बाघ का मिजाज बिगड़ता जा रहा था और लालू की हर आवाज़ का जवाब वो गुस्से भरी गुर्राहट से दे रहा था। जिम कॉर्बेट को उस वक्त गांव में बैठे उस छोटे लड़के का ख्याल आ रहा था कि यदि उसके साथी बैल को कुछ हो गया तो उसका दिल टूट जाएगा। ये सोचकर जिम कॉर्बेट लालू की मदद करने के लिए आगे बढ़ चले। उसी वक्त मिसेज स्मिथीज ने खुशी खुशी बाघ को मार गिराने का अपना इरादा छोड़ दिया। लालू की हिम्मत की सभी दाद दे रहे थे। जिम कॉर्बेट वापस गांव लौट आए। पूरे रास्ते लालू उनके पीछे पीछे चलता रहा। जब वो लोग गांव में पहुंच गए तब शेर सिंह लालू को बांधने के लिए उसका इंतजार कर ही रहा था। शेर सिंह सही कहता था, उसके सांड के अंदर बाघ से अकेले भिड़ने की हिम्मत थी। धीरे धीरे समय बीता और अब शेर सिंह के बड़े भाई पुनवा की शादी हो चुकी थी और वो दिन तेज़ी से नज़दीक आ रहा था जब शेर सिंह को अपना घर छोड़ना पड़ता, क्योंकि 6 एकड़ का खेत 2 भाइयों के गुजारे के लिए काफ़ी नहीं था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उन्हें मालूम था कि अपना गांव और प्यारा जंगल छोड़ने की नौबत आने पर शेर सिंह का दिल टूट जाएगा। इसलिए जिम कॉर्बेट ने यह तय किया कि काठगोदाम में अपने दोस्त के वहाँ शेर सिंह को अप्रेंटिस रखवा देंगे। उनके इस दोस्त के पास मोटर कारों का एक बेड़ा था जो नैनीताल वाली पक्की सड़क पर चलता था। शेर सिंह की ट्रेनिंग हो जाने के बाद जिम कॉर्बेट का इरादा था कि वो उसे ड्राइवर बना लेंगे और वो सर्दियों में उनके साथ शिकार पर जाया करेगा और गर्मियों में जब वो नैनीताल में रहेंगे तब उनकी गैर हाजिरी में उनके बंगले की और बगीचे की देखभाल भी किया करेगा। शेर सिंह को जब जिम कॉर्बेट ने अपना ये इरादा बताया तो वो खुशी के मारे झूम उठा। वो बहुत खुश था क्योंकि अब उसे अपना गांव छोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन बदकिस्मती से किस्मत को ये मंजूर नहीं था। गर्मी आने पर जिम कॉर्बेट अपने नैनीताल आवास पर चले गए। नवंबर में जिम कॉर्बेट के काला डूंगी लौटने पर शेर सिंह की ट्रेनिंग शुरू होनी थी, लेकिन ठीक 1 महीने पहले शेर सिंह को अक्टूबर में ही एक लाइलाज किस्म का मलेरिया हो गया, फिर निमोनिया, और जिम कॉर्बेट के काला डूंगी वापस आने के कुछ दिन पहले उसकी मौत हुई। अपने
लड़कपन के बरसों में शेर सिंह की ज़िंदगी किसी खूबसूरत गाने की तरह गुजरी थी। उसकी अब तक की ज़िंदगी एक लंबे खुशनुमा दिन के समान थी। जिम कॉर्बेट को उसकी अकस्मात मृत्यु से बहुत पीड़ा पहुंची, इसलिए उन्होंने अपनी किताब में शेर सिंह के बारे में लिखा है। तो दोस्तों, आज का किस्सा यहीं पर ख़त्म होता है। इन किस्सों के माध्यम से ही हम कॉर्बेट के व्यक्तित्व के बारे में और जान पाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी भी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।